सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज अप्रैल 3, 2026। सीधे आज का विषय पर चलते हैं। विषय है आज CAPF बिल 2026 पास्ड बाय लोकसभा, पॉसिबल इम्प्लीकेशंस ऑन असम राइफल्स। यानी CAPF बिल 2026 लोकसभा में पास, असम राइफल्स पर संभावित असर। जैसे आप देख रहे हैं, हम सब देख रहे थे 25 मार्च 2026 को यह जो बिल मैंने बताया राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है और वहाँ से 1 अप्रैल 2026 को पास कर दिया जाता है। यानी कि बिना किसी अमेंडमेंट जो सजेस्ट किया था अपोजिशन मेंबर, जो इस बिल के ऊपर बात किया था कि सेलेक्ट कमेटी को भेजना है इसे पारित करने से पहले, सरकार का है भाई, मेजॉरिटी है, उन्होंने पास कर दिया। कल यानी कि 2 तारीख हम क्या देखते हैं लोकसभा में कि जो मेजॉरिटी है, जो सरकार, उनके ऑर्डर मिला होगा होम मिनिस्टर द्वारा, क्योंकि पहले ये होम मिनिस्टर द्वारा प्रस्तुत करना था। उन्होंने जाना था वोट मांगने के लिए, जहाँ पे शायद बंगाल में है अभी, और कई सारे लीडर भी जा चुके हैं। उन्होंने ऑर्डर दिया कि 2 तारीख को ही इसको पास करना है। कुछ सदस्य अपोजिशन के पार्टी इस बिल को अपोज करता हुआ बातचीत किया, और जो सरकारी जो गवर्नमेंट के जो रेप थे, मंत्री सहित MOS होम, उन्होंने दोबारा जो है लोकसभा में इस बिल के बारे में बताया, और फाइनली जो है शाम को ये पास कर दिया जाता है। तो हमने लाइव देखा, क्योंकि CAPF और असम राइफल के लोग, क्योंकि ये बिल से संबंधित थे, देश भर से उनका मोबाइल मेरे ख्याल से लाइव देख रहा था राज्यसभा या लोकसभा में जो हो रहा है। उन्होंने जीता जागता एक लाइव एग्जाम्पल देखा कि हमारे फंक्शनल जो डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम में किस प्रकार से काम करता है। यानी कि वोट देने के बाद कहते हैं कि डेमोक्रेसी क्या है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल बोलते हैं, केवल बोलने के लिए है। अभी भी है। जब मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, कई सारे पार्टियाँ, उसमें BJP का भी था। जो सदस्य वार्ड मेंबर बना, उसके लिए मैं भी जो है काम किया था। जब यहाँ लोकल इलेक्शन हुए थे केरल में, एक वार्ड, वो अपने सदस्यों को लेकर आया वोट मांगने के लिए, और मैं उस टाइम सोचा, मन उनको कुछ बताया नहीं, मन ही मन में काफ़ी इसके बारे में मैं विचार विमर्श कर रहा था। इलेक्शन के टाइम में किस प्रकार से लोगों को जाके बहुत ही पोलाइटली कहते हैं कि हमारी पार्टी को वोट दीजिए। जब सरकार बन जाता है, मेजॉरिटी हो जाता है, तो किस प्रकार से डिक्टेटर की तरह काम करते हैं। इनका लाइव जो है हमने कल लोकसभा में देखा, उससे पहले राज्यसभा में देखा कि एक इम्पोर्टेंट फौज जो CAPF कहते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, उसके अलावा जो ये असम राइफल से देखिए, एक बिल को लाना, सभी लोग कोर्ट में जा रखा है, हम भी कोर्ट में गए हैं, सरकार उससे बातचीत नहीं करते हैं। लेकिन कल का जो डिस्कशन में जो हो रहा था बिल के ऊपर, एक कांग्रेस MP है हरीश चंद्र मीना, जो फॉर्मर IPS ऑफिसर है, देखिए वह CRPF में काम कर चुका है। बता रहे थे इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में काफ़ी इंटरेस्टिंग बात कहा उन्होंने यह कहा कि देखिए, जब कई सालों से CFF में ले लो या फौज में, क्या है, जवान और ऑफिसर के बीच में तालमेल नहीं हो रहा है। यह जो है बहुत ही दुखद घटना का रूप ले लेता है, जैसे हमने देखा कई जगह टेररिस्ट अटैक वगैरह हुआ है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपस में इनमें झगड़ा है। जब आपस में उलझे रहेंगे तो इंटरनल सिक्योरिटी इफेक्ट होगा एडवर्सली। जैसे हमने देखा असम राइफल्स में भी क्या हो रहा है, वहाँ भी जवान और अफसरों के बीच में तालमेल नहीं है। ऑफिसर बाहर से आते हैं इंडियन आर्मी के, और जवान जो हम एसोसिएशन बना के जो काम कर रहे हैं, हमें ही ये लोग एंटी फोर्स, एंटी एस्टैब्लिशमेंट कह रहे हैं। यानी कि डेमोक्रेटिक जो वैल्यू है, जो स्पेशली हमारे भारत में होना चाहिए था, पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है यहाँ पे, बिल्कुल अवहेलना कर रखा है। मीना जी बोल रहा था कि जब वह कोर्ट में जाना पड़ा, क्यों कोर्ट में गए ये लोग एसोसिएशन? क्योंकि डिपार्टमेंट ने ध्यान नहीं दिया, मिनिस्ट्री ने ध्यान नहीं दिया। तो इनका जो है प्रॉब्लम, जैसे हमें भी कई सालों से हम कोशिश कर रहे हैं यूनियन होम मिनिस्टर से मिलने के लिए या हमारे प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, कोई हो नहीं रहा है। क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये मुझे काफ़ी आश्चर्यजनक होता है। और जहाँ तक एक और जो है TMC MP महुआ मोइत्रा, जो एक फायर ब्रांड MP है, लेडी है, देखिए यंग है, उन्होंने इतना अच्छा रिसर्च करके इस टॉपिक के बारे में कल लोकसभा में बात किया, करीब 20 मिनट। उन्होंने हर फोर्स को, केवल फोर्स के बारे में ही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि कई सारे कमिटी, कई सारे इवन ऑफिसर जो IPS ऑफिसर्स थे,
इवन उन्होंने रेफरेंस दिया बीएसएफ के डीजी, फर्स्ट डीजी जो रुस्तम जी थे, उन्होंने भी कहा है और कई अफसरों ने कहा है कि डिपार्टमेंट जो ऑफिसर होते हैं उनको डीजी तक बनने का मौका दिया जाना चाहिए। अभी हो क्या रहा है इस बिल में, 50% कोटा फीस कर दिया है आईजी के लिए, आईजी पुलिस, 50 आईपीएस और 50 रहेंगे कैडर जो ऑफिसर है जो असिस्टेंट कमांडेंट में भर्ती होते हैं, और 67% कर दिया है एडिशनल डायरेक्टर जनरल आईपीएस ऑफिसर के लिए, 33% रहेगा कैडर ऑफिसर के लिए। और जब एडीजी बन जाता है कैडर ऑफिसर, आगे उनका प्रमोशन नहीं है। जैसे मैंने पिछले कल वीडियो में बताया, यदि उनका भी जैसे कोस्ट गार्ड में है स्पेशल डायरेक्टर जनरल या डायरेक्टर जनरल के लिए, उनके लिए भी अगर खोल दिया जाता तो एक असिस्टेंट कमांडेंट जब भर्ती होता है यूपीएससी के थ्रू, फॉर एग्जांपल बीएसएफ में या जो भी है सीएपीएफ में, तो उनका मोरल क्या होगा, हाई होगा। उनका एम क्या होगा, अच्छा काम करके, अच्छा ऑपरेशनल ड्यूटी करके डीजी तक बनना है मैंने, यह उनका एम होगा। जैसे एक आईएएस ऑफिसर है, उनका फाइनल क्या है, कैबिनेट सेक्रेटरी बनना। अगर किसी ग्रुप को, क्योंकि आईपीएस और डायरेक्ट जो एंट्री होता है वो भी ग्रेजुएट है, यूपीएससी के थ्रू आता है, उनमें ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। उनका ट्रेनिंग सख्त हो जाता है पोलिसिंग के बेस में आईपीएस अफसर का। और जहाँ तक सीएपीएफ के जो अफसर हैं वो अपना प्रोफेशनल जो सीएपीएफ है, जो कैडर स्पेसिफिक ड्यूटी करते हैं स्टार्टिंग से एंड तक, तो यह उनको भी देना चाहिए था। तो इसको बताते हुए उन्होंने ये भी कहा जो मोइया मोइत्रा जी ने कि यह जो बिल 100% जुडिशरी में, कोर्ट में क्या है, चैलेंज किया जाएगा। होगा या नहीं, क्या है इसका अंतर, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन असम राइफल से संबंधित, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट विषय है असम राइफल्स पर संभावित असर, जिसे मैंने कहा था कल का वीडियो में, क्योंकि इस जो बिल है, बिल के जो है जो स्कोप ऑफ एप्लीकेशन में सरकार को एक पावर दे रखा है। क्या दे रखा है, द गवर्नमेंट कैन एड मोर फोर्सेस वाया नोटिफिकेशन। सीएपीएफ है 5 फोर्स, उसके अलावा किसी और फोर्स को भी बाय नोटिफिकेशन इसमें शामिल कर सकता है, जो कि असम राइफल का शामिल करना शायद सरकार जो है, क्योंकि आर्मी ऑफिसर को भी जो है इंटैक्ट रखना है। अगर सीएपीएफ में आता है असम राइफल, तो हम कहेंगे कि 100% जो है आईपीएस ऑफिसर और असम राइफल का कैडर ऑफिसर इसको कमांड करना चाहिए, ना कि इंडियन आर्मी के ऑफिसर। और दूसरा क्या है, पर्सनल कवरेज में भी इसमें एक प्रोविज़न है, ग्रुप ए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, असिस्टेंट कमांडेंट एंड अबोव, आईपीएस कैडर ऑफिसर्स। उसके अलावा क्या है, आर्मी ऑफिसर्स ऑन डेपुटेशन और री एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आर्मी ऑफिसर यानी असम राइफल में ही है। यानी कि जो, जबकि ये जो एक्ट है जो अभी बिल के रूप में है, 1-2 दिन में शायद एक्ट बन जाएगा जब राष्ट्रपति साइन कर देता है, उसमें क्या है, सीएपीएफ है, 5 फोर्स का नाम लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, तब भी किसी और फोर्स को भी ऐड कर सकते हैं। आर्मी ऑफिसर का भी नाम ऑन डेपुटेशन इस पर है, तो चांस है। लेकिन हम इसका विरोध करेंगे। जैसे हमको, आप सभी को पता है, 21 मार्च 2026 को आरेवा द्वारा लेटर दिया गया है पूरे एमपीज़ को, लेकिन हमारे बारे में शायद इसलिए पार्लियामेंट, राज्यसभा या लोकसभा में बातचीत नहीं किया क्योंकि यह जो असम राइफल से के संबंध में नहीं था, शायद इन्होंने सोचा होगा। क्योंकि 16 अप्रैल को दोबारा राज्यसभा और लोकसभा कन्वेन हो रहा है, और ये जो गैप है, इस गैप में जो है हम अपने जो भी है अलग अलग इलाके के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा या लोकसभा के, उनको हम बताएंगे, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, हमारा जो विषय है, वो भी पार्लियामेंट में चर्चा का विषय होना ज़रूरी है, ताकि हमें एक स्थायी पहचान की ज़रूरत है। हम कहाँ हैं, पुलिस में हैं या पारामिलिट्री में हैं। यदि हम पारामिलिट्री, केवल एक आर्मी हेडक्वार्टर का जो लेटर है 11 जनवरी 1985, जिसका कोई लेजिस्लेटिव वैल्यू नहीं है, उसके ऊपर हमें कहते हैं कि पारामिलिट्री है। क्योंकि हम एमएचए के अंदर काम कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन, हमें कहते हैं कि ये सीएपीएफ है, जबकि एक्चुअल में हम सीएपीएफ भी नहीं है। यदि सीएपीएफ होता तो सीएपीएफ एंड असम राइफल लिखने की ज़रूरत नहीं होना था, और पूरे सीएपीएफ का बेनिफिट भी हमें मिलता। हमें जो है कंप्लीट बेनिफिट ना ही सीएपीएफ के मिलते हैं, ना ही इंडियन आर्मी के मिलते हैं। यह जो है काफ़ी असमंजस में है असम राइफल्स। तो हम प्रयत्न करेंगे कि इसका एक प्रॉपर परमानेंट आइडेंटिटी हो। और तब तक इजाज़त दीजिए। आप देख रहे हैं मेरा चैनल सत्यमेव जयते, और मैं हूँ सूबेदार वीटी नायर। जय हिंद, जय भारत माता, वंदे मातरम। धन्यवाद।